नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी बहनों का पसंदीदा चैनल ICDS न्यूज़। बहनों, आज की इस वीडियो में आपको हम 6-7 प्रमुख खबरें दिखाने वाले हैं आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई, जो कई अलग अलग राज्यों से भी आ रही हैं। इसमें आपको 2-3 सरकारी आदेश भी दिखाएंगे। ये सभी खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, अपनी जैसे सभी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक खबर आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप देखिए कि लिखा गया है कि आंगनवाड़ी वर्करों को मार्च से नहीं मिला है मानदेय। यह खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड के देहरादून में छपी है कि उत्तराखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मार्च महीने से लेकर अभी तक कोई मानदेय नहीं दिया गया है, यानी कि उनको सिर्फ फरवरी तक का मानदेय उनका आया हुआ है। मार्च, अप्रैल और मई चल रहा है, 3 महीने का मानदेय उनका रुका हुआ है। इसके लिए कुछ कार्यकर्ताएं हैं जो बता रही हैं कि कोविड-19 जैसी आपदा में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जन जन तक पहुँच रही, लोगों का काम कर रही हैं, लोगों से जुड़ रही हैं, लेकिन मार्च के बाद से उनका मानदेय नहीं आया। मार्च से लेकर अभी तक उनका कोई मानदेय नहीं आया है। ऐसे ही जो सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं अपने द्वारा कुछ बातें कह रही हैं कि उनका मानदेय जो है मार्च से उनका मानदेय नहीं आया है, तो ये बहुत दयनीय स्थिति बनी हुई है। हालांकि कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि देने की तैयारी कर रही उत्तराखंड की सरकार, लेकिन उससे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को जरूर दे देना चाहिए। उनको प्रोत्साहन राशि तो दी ही जानी चाहिए, साथ ही साथ उनको मानदेय जो उनका बकाया मानदेय है वो भी उनको दे दिया जाना चाहिए। इसके पहले ही हमने आपको खबर दिखाई है, कई दिनों पहले आपको खबर दिखाई थी कि उत्तराखंड में सरकार ने एक लेटर जारी करके बताया था कि अब उत्तराखंड में किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जो मानदेय है वो विलंब नहीं होगा, हर महीने मानदेय समय से आएगा। इसके लिए बजट जारी हो गया था, लगभग 1 महीने पहले की बात है कि बजट जारी किया गया था और बताया गया था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो मानदेय देती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, उस मानदेय में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी और विलंब नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर फिर से खबर छापी जा रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मार्च से मानदेय नहीं मिला है, यानी कि लेटर जारी होने के बाद, आदेश जारी होने के बाद, बजट जारी होने के बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय नहीं मिल पा रहे। न केवल उत्तराखंड बल्कि अन्य राज्यों में भी यही स्थिति बनी हुई है। चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे बिहार की बात कर लें, कहीं पर भी मानदेय समय से नहीं मिल रहा है। कुछ बहनों को हर महीने मानदेय मिल जाता है और कुछ बहनों का मानदेय जो है लगातार कई महीनों तक रुका रह जाता है। यहाँ पर जैसे खबर आ रही है उत्तराखंड में कि मार्च से मानदेय नहीं आया, उसी प्रकार से झारखंड से भी हमारी बहनें बताती हैं कि उनको फरवरी से लेकर अभी तक मानदेय नहीं मिला है। बिहार की बहनें भी हमें बताती हैं कि उनका भी अप्रैल महीने का जो मानदेय है, मार्च महीने का मानदेय उनको नहीं मिल पाया अभी तक। तो हर जगह पर ऐसी समस्याएं बनी हुई है। हम सभी सरकारों से कहना चाहेंगे कि सरकारें सबसे पहले आंगनवाड़ी बहनों का जो मानदेय है, जो भी मानदेय वहाँ की सरकारें देती हैं, वो मानदेय उनको समय से दे दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर राज्य सरकार मानदेय देने में विलंब कर रही है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ही गलती है। क्योंकि अगर केंद्र सरकार मानदेय देती है, जो 4500 रुपये हर जगह पे मानदेय देती है, तो वो मानदेय अगर किसी एक राज्य में मानदेय दे दिया गया है और दूसरे राज्य में मानदेय नहीं दिया गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार की कमी है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय ससमय हर महीने उनको दे दिया जाना चाहिए। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगली खबर के रूप में आप ये लेटर देखिए, जो कि हमारी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा लिखा गया। उनकी जो कुछ समस्याएं हैं, जो काफ़ी बहनों की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन बहन ने अपनी जो समस्या है उसको लेटर के माध्यम से CDPO महोदय को लिखा है। आप लोग भी इस प्रकार का लेटर लिख सकते हैं। अगर आपकी इस प्रकार की कोई समस्या हो या फिर अन्य कोई भी समस्या हो, तो इस प्रकार का लेटर लिख कर आप अपने CDPO या फिर DPO को भेज सकते हैं। उसके पहले आपको इस लेटर को समझना होगा, देखना होगा कि कैसे बहन ने अपनी समस्याओं का जिक्र किया है, उसी प्रकार से आप लोग भी कर सकते हैं। तो देखिए लिखा है उन्होंने कि सेवा में CDPO महोदय सिंगौली, वितरण हेतु राशन की आवश्यकता कोटेदार के द्वारा दी गई जो मात्रा है उसके बारे में बताया गया है। गेहूं की जो मात्रा दी गई है 474 किलोग्राम, चावल की मात्रा 146 किलोग्राम और 370 किलोग्राम और 90 किलोग्राम ये मात्राएं दी गई हैं। उसके बाद जो जितना मिलना चाहिए, यानी कि इतना आवश्यकता है, गेहूं के वितरण के लिए इतनी आवश्यकता है और कोटेदार के द्वारा जो मात्रा दी गई है इतनी दी गई है, यानी कि 474 की जगह पर 370 किलोग्राम मिले हैं और चावल के 146 की जगह पर 90 किलोग्राम मिले हैं। यहाँ पर नीचे कुछ और बातें उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार से गेहूं के 104 किलोग्राम कम चावल मिला है और 56 किलोग्राम जो है कम चावल दिया गया है। मैंने अभी समूह वाले से राशन प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि कम राशन दे रहे थे, इसकी वजह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने उनसे राशन नहीं लिया। 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए 29 के सापेक्ष में 27 पैकेट ही दाल दिए गए हैं, यानी कि 2 पैकेट दाल के भी कम हैं, जबकि बच्चों की जो संख्या है 94 है।
गांव के लोग कहते हैं कि सभी बच्चों को राशन मिले और ऐसी स्थिति में वितरण कर पाना संभव नहीं है क्योंकि उनको राशन की मात्रा ही कम मिल रही। क्योंकि सभी को अगर राशन नहीं देंगे तो लोग परेशान हो जाते हैं, लोग उनके ऊपर गाली गलौज करने लगते हैं, मारपीट पे भी उतार हो जाते हैं। उक्त लोग मेरी देवरानी यानी कि जिन्होंने ये ऐसी चीज़ें की हैं, जिन्होंने वितरण करने के लिए कम दिया है, तो उक्त लोग मेरी देवरानी से प्रधानी का चुनाव हार गए। इस कारण से वितरण में बाधा डाल रहे हैं और झगड़ा करने पर भी हम आमादा है। यह भी कह रहे हैं कि राशन की थैली तौल कर लेंगे। ये जो लाभार्थी हैं वो कह रहे हैं कि राशन की जो थैली है, जो पैकेट बंद दाल वगैरह आती है, उसको भी तौल के लेंगे। कृपया इस प्रकार का ध्यान देकर निस्तारण करवाने की कृपा करें। यहाँ पे जो समूह के लोग हैं, जो समूह की महिलाओं के द्वारा राशन प्राप्त किया गया है, उसे उन्होंने नहीं लिया है क्योंकि जो मात्राएं हैं वो काफ़ी कम दिखाई गई थी। 474 की जगह पे केवल 370 किलोग्राम और 146 किलोग्राम की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 90 किलोग्राम चावल ही प्राप्त हो पाया। उसके बाद जो पैकेट थे, दाल के पैकेट थे, वो भी कम प्राप्त हो पाए। इसके लिए उन्होंने CDPO महोदय को लेटर लिख के इसकी जानकारी दी है और इसका निवारण करने की मांग की है। लिखा है उन्होंने कि इस प्रकार के पर ध्यान दें, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं इस पर ध्यान दें और इसका निस्तारण करवाने की कृपा करें। बहन का नाम रशीद जहां है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है, केंद्र पसिया खेड़ा सिंघौली से। उन्होंने इस प्रकार का लेटर लिखा है। अगर आप लोगों को भी इस प्रकार की कोई समस्या हो, क्योंकि ये जो समस्या है कॉमन समस्या बन चुकी है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कम मात्रा में जो है गेहूँ, चावल, दाल वगैरह दिया जाता है, उसके बाद उनको पूरे सबको लोगों को बांटना होता है और जो उनके पास मात्राएं कम होती हैं तो ग्रामीण जो लाभार्थी होते हैं उनका ताना सहना पड़ता है, उनकी गालियां सहनी पड़ती हैं, उनके मारपीट पे भी उतारू हो जाते हैं। इस प्रकार की समस्याएं उनको आती हैं। तो आप लोग भी इस प्रकार का लेटर अपने अधिकारियों को लिख सकते हैं, उनको बताइए कि आपको इस प्रकार की समस्या है। और अधिकारी भी अगर हमारी इस बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप लोगों को भी ऐसी कोई शिकायत मिले उसका निस्तारण तुरंत किया जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपके विभाग की बदनामी हो रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बदनामी हो रही है, पूरे बाल विकास विभाग की बदनामी हो रही है। तो इस पर संज्ञान लिया जाए, इसको जल्द से जल्द सही किया जाए। एक खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है कि कोरोना काल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सेतु जैसी हैं, यानी कि एक पुल की तरह हैं। ये कह रहे हैं CM यानी कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के अमूल्य योगदान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इन कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने निरंतर होम विजिट करके प्रदेश की करीब 25 लाख ग्रामीण परिवारों से संपर्क करते हुए उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे शांति काल हो या फिर आपदा काल हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हमेशा सरकार की ताकत बनकर सक्रिय रहती हैं। तो हम सरकारों से इस बात के लिए भी कहना चाहेंगे कि सरकारें अगर उनकी सराहना कर रही हैं तो उनके निश्चित रूप से उनके कामों को देख रही हैं। तो अगर उनके काम को देख रही हैं तो कम से कम उनको प्रोत्साहन राशि दिया जाए और उनके मानदेय को बढ़ोतरी किया जाए, उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और उनका जो मानदेय है वो पहले समय से दिया जाए, उसके बाद उनके मानदेय में उचित बढ़ोतरी की जाए। उसके अलावा उनको प्रोत्साहन राशि वगैरह भी दी जाए, इसके लिए हम मांग करते हैं। अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करिए। एक सरकारी आदेश आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देखिए लिखा गया यस लेटर जो लिखा गया बिहार सरकार की तरफ से लिखा गया है। इसके बारे में हमने एक खबर आपको पहले दिखाई थी, लेकिन उसके लिए ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट था यानी कि ऑफिशियल लेटर कोई जारी नहीं किया गया था। उस समय हमने आपको एक खबर दिखाई थी, लेकिन इसमें आप देखिए कि सरकारी लेटर जारी करके इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। तो आइए विस्तार से आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं कि क्या चीज़ें इस लेटर में बताई गई है। यह लेटर आप देखिए कि बिहार सरकार की तरफ से लेटर लिखा गया, 19/5/2021 को लेटर लिखा गया है। सहायक निदेशक ICDS निदेशालय बिहार पटना के द्वारा लेटर जारी किया गया है सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को। इसका विषय आप देखिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के शैक्षणिक स्तर से उन्नयन के आवश्यक दिशा निर्देश भेजने के संबंध में। हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसके बारे में बताया था कि अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, सेविका, सहायिका बहनें कम पढ़ी लिखी हैं तो सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया जा रहा है जिसके माध्यम से आंगनवाड़ी जो सहायिकाएं हैं अपने जो शैक्षिक योग्यता है उसको बढ़ा सकती हैं। और ये शैक्षिक योग्यता आपके जो ECC की ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को, हो सकता है प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका के रूप में रखा जाए तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होगी। तो अगर आप कम पढ़ी लिखी हैं तो इसके लिए आप अप्लाई वगैरह कर सकती हैं। इसके लिए ये लेटर लिखा गया, इसमें बताया गया निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में ICDS निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार एवं बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के संयुक्त प्रयास से प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक जो स्तर है उसके उन्नयन हेतु आंगनवाड़ी शिक्षण के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक उत्थान के लिए कौशल विकास होगा।
इस कार्यक्रम में सफल क्रियान्वयन के हेतु दिशा निर्देश संलग्न किया गया है। उसके लिए क्या दिशा निर्देश है, इस लेटर के साथ में संलग्न करके भेजा गया है। यहाँ पर आप देखिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के शैक्षिक स्तर के उन्नयन के हेतु आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं, उसकी जो मुख्य बातें एक दो आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से उनका शैक्षिक उन्नयन होगा, आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि पॉइंट करके बताया गया है कुछ बातें कि जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वाली इच्छुक सेविका सहायिका बहनें हैं वे 10वीं पास कर सकती हैं, 12वीं का कोर्स कर सकती हैं ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से। इसके अलावा जो ग्रेजुएट हैं या फिर इंटर पास हैं उनके लिए ईसीसी ट्रेनिंग वगैरह की व्यवस्था कराई जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि देखभाल शिक्षा के लिए ईसीसी विषय पर सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्स अनिवार्य कराया जाएगा। अतः सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ही ईसीसी कोर्स जो है पंजीकृत होगा। उसके लिए बताया गया है कि वैसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जिसकी शैक्षिक योग्यता 12वीं से कम है उन्हें 1 वर्ष के लिए ईसीसी डिप्लोमा कोर्स से पंजीकरण कराया जाएगा। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होंगी शैक्षिक योग्यता जिनकी 12 पास हो चुकी होंगी, उच्चतम शिक्षा है, उनको 6 महीने के ईसीसी ट्रेनिंग वगैरह के लिए पंजीकृत किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये सभी खबरें आपके काम की रहेंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी जैसी सभी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए। हम रोजाना आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें लेकर आते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।